नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात पंचायत चुनाव के रण की। पंचायत चुनाव का आखिरी चरण यानी कि कल 1 सितंबर को प्रदेश के 6 जिलों में आखिरी चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग होगी यानी कि मतगणना होगी। ऐसे में क्या तैयारियां हैं और नेताओं की तरफ से क्या वादे आखिरी चरण के लिए किए गए हैं, आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताकि जमीनी हकीकत को समझा जा सके और ये समझा जा सके तीनों चरण के दौरान नेताओं की तरफ से क्या कुछ वादे किए गए और जनता की तरफ से किस तरीके से भरोसा दिखाया गया है। कल अंतिम चरण यानी कि तीसरे चरण की वोटिंग होगी। मेरे सहयोगी जयपुर से शिवेंद्र परमार जुड़ गए और सिरोही से अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्योंकि जयपुर में वैसे भी सबकी नजर होती है, कई नेता ऐसे हैं जिनके बीच में आपसी खींचतान भी टिकटों को लेकर दिखाई दी, लेकिन कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। कहां पर वोटिंग होनी है, किस तरीके की तैयारियां की गई और जिन इलाकों में कल वोटिंग होनी है वहां किस तरीके की समस्याएं रही, क्या वादे किए गए? तीन चरणों में पूरा ये चुनाव होना था, जो पंचायती राज का चुनाव है जयपुर जिले में, और इसमें जो 2 चरण थे वो पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण का जो मतदान है विजेंद्र, वो कल होगा। 7 पंचायत समितियों में जयपुर जिले में कल वोटिंग होनी है, जिनमें मुख्य रूप से चाकसू पंचायत समिति है, जंबा रामगढ़ पंचायत समिति है, कोट खावदा पंचायत समिति है, सांगानेर पंचायत समिति है, बस्सी पंचायत समिति है, तुंगा पंचायत समिति है। 7 पंचायत समिति हैं और पूरी जो तैयारी हैं, आज सुबह मैंने कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा, उनका इंटरव्यू भी किया था भवानी निकेतन में जब पोलिंग पार्टी रवाना हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पूरी जो हमारी तैयारी है वो हमने पूरी कर ली है, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग जिला प्रशासन करा चुका है, तो वो पूरी तरीके से ये जान चुका है कि किस तरह की चुनौती आएंगी। और कोविड के बाद ये पहला चुनाव था किसी भी तरह का राजस्थान में बड़ा चुनाव, क्योंकि जो गांवों में वोटिंग होती है विजेंद्र पंचायती राज की, उसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुकाबले अधिक लोगों का रिस्पांस देखने को मिलता है, क्योंकि स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं। और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 66 और 68 बीते 2 चरणों में, उससे जिला प्रशासन काफ़ी उत्साहित है। कलेक्टर ने उम्मीद जताई अंतर सिंह नेहरा ने कि जो तीसरे चरण में कल वोटिंग होगी उसमें भी उनको उम्मीद है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहेगा। रही बात वादों की, तो जितने भी स्थानीय चुनाव हैं विजेंद्र, वो स्थानीय मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। गांवों में सड़क बनवा देंगे, गांवों में जो राशन की व्यवस्था है वो बेहतर हो जाएगी, लाइट की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, इस तरीके के जो तमाम वादे हैं वो वहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इन पंचायत चुनावों का जो एक समीकरण में दर्शकों को समझाना चाहूँगा, खासकर पार्टियों की दृष्टि से, तो पंचायत चुनाव का जो असली समीकरण बनेगा विजेंद्र, वो नतीजे आने के बाद बनेगा, क्योंकि प्रधान और जिला प्रमुख का जो चुनाव होना है वो तब होगा जब नतीजे आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि कौन सी पंचायत समिति में कितने मेंबर किस पार्टी के जीते हैं। क्योंकि इन चुनावों में इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी पॉलिटिक्स के मुकाबले धन बल काफ़ी प्रमुखता से चलता है। बहुत डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति प्रधान का या जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार है उसके पास कितने इस तरीके के संसाधन हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। क्योंकि सभी जगह पर निर्दलियों का बोलबाला है, कोई भी पंचायत समिति हो, हर जगह बड़ी संख्या में जो निर्दलीय हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रमुख का जो चुनाव है जयपुर में, उसमें भी काफ़ी संख्या में कई वार्डों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी विजेंद्र वो मैदान में है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब नतीजे आ जाएंगे फाइनल और जब प्रधान के लिए और जिला प्रमुख के लिए मतदान होगा, तो हो सकता है कि जो निर्दलीय हैं वो किंग मेकर बने। लेकिन किस पार्टी का क्या गणित रहेगा, किसमें मुकाबला रहेगा, ये पता तभी चलेगा 4 सितंबर को पता चल जाएगा जब वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू होगी। जोधपुर का रुख कर लेते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, जोधपुर के अंदर भोपालगढ़, भरवई, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, लूनी और धावा, ये पंचायत समिति जहां चुनाव कल होने हैं, तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, किस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही है? जनता के बीच में किन चीजों को लेकर, किन नेताओं की सक्रियता को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं?
देखिए विजेंद्र, ये चुनाव प्रतिष्ठा के प्रश्न का चुनाव है। ये चुनाव गांव की सरकार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। बात करें भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद राजेंद्र गहलोत की, तो उधर बात करें वैभव गहलोत लगातार गांव ढाणी कस्बे में पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया है उसके साथ में तमाम जो कांग्रेस के चूंकि 7 विधायक यहाँ से आते हैं, मुख्यमंत्री को शामिल कर लेते तो 7 विधायक आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस तरीके से एक परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि अभी इस वक्त जब गांव में अकाल पड़ा हुआ है, गांव की तस्वीर कैसी होगी, तो ऐसी परिस्थिति में कई तरह के प्रलोभन भी देने पड़ते हैं। ठीक कह रहे थे अभी जो सहयोगी शिवेंद्र सिंह के, भाई यहाँ ये जो चुनाव बड़ी वाली प्रतिष्ठा का सवाल होता है, क्योंकि गाँव के विकास के आधार पर आप आगे सरकार तय करते आते हैं। जिला प्रमुख का चुनाव भी होना है। जोधपुर की बात करें तो जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में आज तमाम जो मतदान की जो टीमें थी वो पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं। कल सुबह 7:30 से कल शाम को 5:30 बजे तक जोधपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मतगणना, पहले चुनाव होगा, 4 तारीख को मतगणना होगी, 6 तारीख को जिला प्रमुख का चुनाव। अगर लबोलबाब अगर बातचीत करें तो जो गांव की जो सरकार बनाने के लिए गांव के क्षेत्रों में काफी उत्साह है। पहले चरण के जो प्रतिशत था वो 64%, 83 पॉइंट रहा था, और दूसरी की अगर बात करें तो 69.13 रहा था। तो ये चुनाव का प्रतिशत बढ़ रहा है। गांव में उत्साह शहरों की वजह ज्यादा होता है। कल अगर बात करें झालामंड और कुड़ी का इलाका, धवा का इलाका, वो अति संवेदनशील है। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन अपनी तैयारी अलग करें तो बिलाड़ा और भोपालगढ़ में जो चुनाव होने उसको लेकर एसपी अनिल कयाल ने तमाम जो इंतजाम हैं उनकी समीक्षा की है। जी विजय, ठीक है राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दौसा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, बसवा, बांदीकुई, दौसा और सिकंदरा, इन पंचायत समितियों के अंदर चुनाव होना है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपके इलाके में संवेदनशील बूथ कितने हैं, कितने इलाके ऐसे हैं जिनको संवेदनशील श्रेणी में रखा गया और वहां ज्यादा तैयारी कल के लिए की गई है, और दूसरा नेताओं की तरफ से किस तरीके के दौरे रहे, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन नजर आया? देखिए विजेंद्र, बता देना चाहता हूं कि जो 4 पंचायत समिति हैं इनमें काफी संवेदनशीलता है, क्योंकि जातिगत जो समीकरण है वो यहाँ पर काफी डोमिनेंट है। बात करें तो 188 जो मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील है, और लगभग जो 200 मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। और आपको सबसे अहम बात ये बताता हूँ, अभी अभी दौसा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जो है उन्होंने संवेदनशीलता के चलते ही सारे ऑफिसर्स की बैठक ली है, और बैठक के बाद में ये दिशा निर्देश दिए कि जिस तरह से जो चरण है वो शांतिपूर्वक और बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए हैं, ठीक इसी तरह से जो आखिरी चरण है दौसा का पंचायत चुनाव का वो भी शांतिपूर्ण संपन्न होना चाहिए। इसको लेकर के विशेष डायरेक्शन दिए गए हैं। खास तौर से जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, मोबाइल यूनिट्स जो हैं, उनको विशेष हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह का ऐसी ढिलाई ना बरते या इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करे जिससे कि मतदान जो है वो प्रभावित हो, और दौसा जिला जो संवेदनशीलता से बाहर निकल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के, वो वापस संवेदनशीलता में ऐड हो जाए। क्योंकि खुद जो निर्वाचन विभाग है उसने भी दौसा के मतदान की तारीफ की है। खुद जो एसपी और कलेक्टर जो है वो इस चीज को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दौसा में पहली बार जो पंचायत चुनाव है उसके 2 चरण शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिवेंद्र, अच्छी तस्वीर पता क्या है? तस्वीर दरअसल ये कि आपके हाथ में छाता है, राजीव गौड़ जहां खड़े वहां भी बारिश हो रही है, लक्ष्मीकांत जहां खड़े वहां भी बारिश हो रही है, और ये मॉनसून लौट कर आया है। राजस्थान को इसकी जरूरत भी थी। चलिए इस बहाने कम से कम कल जब वोटिंग हो रही होगी तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन क्या नेताओं के बीच में गर्मी आपको महसूस नजर हुई? ऐसा लगा कि पार्टियों के बीच में गर्मी बढ़ी इस चुनाव के दौरान? जाहिर तौर पर विजेंद्र, जब ग्रामीण चुनावों में वोटिंग होती है तो वोटिंग से पहले की जो रात होती है उसको कत्ल की रात कहा जाता है, क्योंकि जितने भी समीकरण प्रत्याशी को बिठाने होते हैं, साम दंड भेद, जिस पॉलिसी से भी उसको वोटर को प्रभावित करना होता है, उसका आज ही समय बचा हुआ है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगे हुए हैं, और ख़ासकर निर्दलीय प्रत्याशी जो बहुत सारी मनोहार के बाद भी जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, अपनी अपनी पार्टियों से जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं,
उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई जी। है। तो कोशिश तो सभी ने पूरी की है। आज का ही समय बचा हुआ है क्योंकि कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद 4 तारीख को पता चलेगा कि किसकी कोशिश कितनी प्रभावी रही। लेकिन विजेंदर, इन चुनावों का जो असली रोमांच दिखेगा, असली आनंद दिखेगा, असली कंपटीशन दिखेगा, वो दिखेगा 4 सितंबर के बाद, जब पता चलेगा कि बीजेपी के कितने मेंबर जीते हैं किस पंचायत समिति में, कांग्रेस के कितने मेंबर जीते हैं किस पंचायत समिति में, निर्दलीय मेंबर कितने जीते हैं। और ये आप तय मान के चलिए कि अधिकतर पंचायत समितियों में निर्दलीय जो पंचायत समिति के सदस्य जीतेंगे या जिला परिषद के वार्डों में जो निर्दलीय लोग जीतेंगे वही किंग मेकर बनेंगे, वही तय करेंगे कि शिवेंद्र, किस अक्सर पंचायत हमने इस समिति। तरीके के चुनाव में देखा है कि खबरें आती है कि जहां शराब पकड़ी गई हो, नेताओं को शराब बांटते हुए, उनके कार्यकर्ताओं को शराब बांटते हुए पकड़ा गया हो या फिर कैश के साथ पकड़ा गया हो। अक्सर चुनाव में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस बार बहुत ज्यादा इस तरीके की घटना नहीं हुई। इसको सिस्टम की सजगता कहें या फिर उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं की स्मार्टनेस कहें कि वो पकड़ में ही नहीं आए। दोनों ही बातें हैं विजेंदर, क्योंकि इस बार शराब पकड़ी थी। मनोहरपुर जो टोल है दिल्ली हाईवे पर, वहाँ से कुछ दिन पहले जब दूसरे चरण का इलेक्शन होना था, जब काफ़ी संख्या में तकरीबन 400 पेटी शराब शायद वहाँ पर पकड़ी गई थी। लेकिन अब कैंडिडेट और कार्यकर्ता भी स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता चल गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा होम टाउन धौलपुर है और जब पिछली बार मैं वहाँ पंचायत चुनावों में गया था तो एक नया तरीका जो प्रत्याशी उन्होंने ईजाद किया है कि वो अपने वोटर को एक पर्ची बना के देते हैं और उस पर्ची पर लिख देते हैं कि कितनी क्वांटिटी में इस फलाने व्यक्ति को अपने शराब के ठेके से कितनी बियर या कितनी वाइन उसको देनी है, उस पर वो साइन कर देते हैं। तो तरीका स्मार्ट हो गया है और इतनी ये तो तय है कि सजग जरूर है प्रशासन, लेकिन इतना भी सजग नहीं है कि उस स्तर पर जाकर वो चेक करे कि कौन सा प्रत्याशी इतने सूक्ष्म लेवल पर जाकर गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि कोई भी चुनाव हो, छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर इस देश में लोकसभा के सदस्य तक का चुनाव हो, कोई भी प्रत्याशी चुनाव खर्चे की सीमा में चुनाव नहीं लड़ता। ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ये सब बातें कागजी है, कोई चेक नहीं करता कि किस लेवल के खर्चे हो रहे हैं। बल्कि कई चुनाव ऐसे हैं जहां प्रतिष्ठा की बात आ जाती है विजेंदर। बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे, जब हम रिसर्च करेंगे तो सामने आएगा कि एक विधायक का जितना खर्च होता है उतना कई बार सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य के चुनावों में खर्च हो जाता है। क्योंकि जो संख्या होती है वोटों की पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में, वो काउंटेबल होती है, वो पता होता है कितने वोट है, उनको मैनेज करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजीव, वैसे तो कहा जा रहा है कि कारोबार कोरोना की वजह से काफी धीमा रहा, लेकिन गांव बस्ती में देखा जाता है कि जब पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, तो कुछ को रोजगार मिलता है, फिर चाहे वो हलवाई हो या भजन मंडली हो। क्योंकि भजन मंडली के जरिए पानी को हाथ में लेकर भी कस्में खिलाई जाती हैं गांव बस्ती में कि आपको वोट डालना है। ये सब जोधपुर में दिखाई दिया। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि बाबा रामदेव का मेला चल रहा है, ऐसे में नाम तो बाबा का हो गया, लेकिन उसकी आड़ में चाहे चाय की व्यवस्था हो, अमल की व्यवस्था हो, शराब की व्यवस्था हो, इस व्यवस्था के बगैर अभी ठीक कह रहे थे शिवेंद्र कि किसी भी प्रकार से ऐसी चुनाव निकल ही नहीं सकते। ये तो मैंडेटरी हो गया एक तरह से, लेकिन कई बार वो पर्दे के पीछे होता है। जब पकड़े जाते हैं, जैसे अभी गुजरात बॉर्डर की बात करें, सिरोही इलाके में शराब थोड़े दिनों पहले पकड़ी गई थी, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि उसके बिना तो चुनाव लड़ना मुश्किल है। गांव में तो कसम भी अगर दिलाते हैं तो अमल खिला करके दिलाते हैं। लूनी की बात कर लीजिए, बिलाड़ा भोपालगढ़ की बात कर लीजिए, और खास तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं शेरगढ़ की बात कर लीजिए, इस वक्त बिल्कुल ये सब चीज़ें उफान पर रही है। और जैसा अभी आप बात कर रहे थे गर्माहट की, निश्चित रूप से राजनेताओं में बड़ी गर्माहट इस चुनाव को जीतने को लेकर के। आमतौर पे कहते हैं कि जिस पार्टी की सत्ता होती है, सरकार होती है, वो जीतती आई है। लेकिन इस बार गणित बिगाड़ने के लिए जिस तरीके से आरएलपी भी खड़ी है, अगर बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो बड़े बड़े जुमले भी सामने आए हैं, तो कई बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। और देख लेने की बात यह है कि चुनाव परिणाम बता देंगे। आज की रात वाकई कत्ल की रात है। बिल्कुल, आप तो जहां से बात करें वहां तो धक्का मुक्की तक हो गई थी आपस में टिकटों के बंटवारे को लेकर। वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजीव, भरतपुर का रुख कर लेते, मेरे से होगी रवि कटारा जुड़ गए हैं। रवि, 3 तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जयपुर, जोधपुर और दौसा की। बात तो हम चुनाव पर कर रहे हैं, तीसरे फेज पर कर रहे हैं, लेकिन तीनों में सुकून भरी चीज यह है कि बारिश हो रही है। तो पहले तो आप यही बताइए, क्या भरतपुर के अंदर भी बारिश हो रही है?
देखिए, राजनीति का मौसम में है और मौसम भी सुहावना हो रहा है क्योंकि कल तीसरे फेज का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि 4 पंचायत समितियों में सेवर, नदबई, नगर, उज्जैन, क्योंकि पूर्व मंत्री जो है विश्वेंद्र सिंह, उनकी भी पंचायत जो है कुमेर, उसमें भी चुनाव होने हैं। और जो मंत्री है वर्तमान में सुभाष गर्ग, उनकी पंचायत जो आती है सेवर, उसमें भी मतदान होने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्माहट वाला माहौल है। और ये सुनने में आया, सबसे बड़ी बात है कि जो जिला परिषद के चुनाव हो चुके हैं, जिला परिषद के दोनों फेजों वाले, उनके जो मेंबर है फर्स्ट और सेकंड वाले, उन मेंबरों को शायद फरीदाबाद या दिल्ली शिफ्ट किया गया है। ये सुनने में अभी आया है। फर्स्ट इंडिया को जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है विजेंद्र, कि जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो फाइट कर रहे हैं उम्मीदवार हैं, उनको आज फरीदाबाद या दिल्ली सेट किया गया है। जी रवि, कौन सी पार्टी की तरफ से उनको दिल्ली या फरीदाबाद भेजा गया? क्योंकि अभी परिणाम तो आए नहीं है, इसको बाड़ेबंदी हम कहेंगे कि परिणाम आने के बाद जो जीतेगा वो बाड़े में रहेगा, जो हार जाएगा बाड़े से बाहर आ जाएगा। लेकिन कौन सी पार्टी, दोनों की तरफ से कर दिया गया अभी? देखिए, जो ये हमको सूचना मिली है, जानकार सूत्रों ने हमको बताया है कि एक जो ग्रुप है जो जिसका नाम चल रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि उस ग्रुप के सामने जब उन ग्रुप का नाम आया कि जगत सिंह जो ग्रुप है उसका जब नाम आया कि जिला प्रमुख पद के प्रबल दावेदार है, तो हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी ऐसा कोई मजबूत दावेदार नहीं है। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जगत सिंह के खेमे के कुछ जिला परिषद के जो चुनाव लड़ रहे थे उम्मीदवार, उनको कहीं ना कहीं फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास शिफ्ट किया गया है। ठीक है रवि, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दौसा का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत बने हुए। लक्ष्मीकांत, क्या बाड़ेबंदी वहां पर भी शुरू हो चुकी है? देखिए, दौसा में अभी बाड़ेबंदी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो बिल्कुल टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं कि किस तरह से जो विनर कैंडिडेट है उनको अपने पक्ष में लेना है, किस तरह से पूरा मैनेज करना है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, ठीक उसी तरह से इस बार जो भाजपा है उसने भी कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है वो जिला प्रमुख और पंचायत जो प्रधान है उनको बनाने में लगा रखी है। क्योंकि लगातार जो भाजपा के जो लीडर हैं वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, अपनी जो रणनीति है उसमें लगे हुए हैं। बात करें तो 3 सांसद जो है वो इसमें जुटे हुए हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा है, जसकौर मीणा है, और राज्यसभा सदस्य जो रामकुमार वर्मा है वो लगातार चुनाव में सक्रिय है। इधर बात कांग्रेस खेमे की करें तो कांग्रेस खेमे में 2 मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं दांव पर है। जो विधायक हैं, दौसा विधायक और बानी के विधायक जी.आर. खटाना जो है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कहीं न कहीं दांव पर है। और महुआ की बात करें तो महुआ में भी जो दोनों दल है उनके साथ साथ जो तीसरा एक समूह जो जिसे कह सकते हैं निर्दलीय विधायक जो ओम प्रकाश उर्ला है, वो भी अपनी गणित बैठा रखे हैं, जिन्होंने निर्दलीयों को भी अपना आधार बना रखा है और साथ में कांग्रेस से भी हाथ मिला रखा है। तो निश्चित रूप से जो इन कुर्सियों की जो लड़ाई है वो काफी रोचक होती जा रही है। हालांकि जो बाड़ाबंदी की बात करें तो बाड़ाबंदी चुनाव परिणाम के बाद में शुरू होगी, लेकिन जो विनर कैंडिडेट्स हैं उनके संपर्क में जो नेता है वो आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये कहें कि उनको अपने पाले में बैठाने की जो भी साम दाम और दंड भेद की जो नीति होती है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि जोधपुर के अंदर बहुत से बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में कोई मौका तो छोड़ेगा नहीं। क्या जोधपुर में इस तरीके की सुबुगाहट आपको महसूस हो रही है कि पहले और दूसरे चरण के दौरान जो प्रत्याशी रहे हैं उनको प्रशिक्षण के नाम पर या फिर पार्टी के कार्यक्रम के नाम पर किसी होटल में बंद कर दिया जाए? सीधा बाड़ेबंदी तो कोई कहेगा नहीं, तो ऐसा आपको वहां दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की सूचना हमें जो ओसिया से बजरंग चाणक हमारे संवाददाता ने दी है कि उस क्षेत्र के भाजपा के एक दिग्गज नेता जो कैबिनेट मंत्री के दर्जे की उनको पिछली बार पॉलिटिकल नियुक्ति हुई थी, वो अपने साथ में जो पहले और दूसरे चरण के जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको लेकर जयपुर रोड पर जा चुके हैं, बाड़ेबंदी कर चुके हैं। ये तस्वीर अब पीपाड़ इलाके से सामने आ सकती है। शायद कल चुनाव होने के बाद में यहाँ से भी एक कांग्रेस नेता का नाम चल रहा है जो बाड़ेबंदी के लिए मशहूर है। ये तो एक बात हुई, लेकिन अगर इस पूरे चुनाव की बात करें तो बड़ी बात देखिए कि एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत जिस तरीके से सक्रिय रहे हैं, टिकट वितरण से लेकर के जिस दिन टिकट वितरण उससे पहले से लेके सक्रिय जो रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। कल
वो तब पहुंच गए थे जब उनके पिता ठीक होकर के, मुख्यमंत्री ठीक होकर घर पहुंच गए। और कल एक बार फिर जिस तरीके से पिता की बात, पार्टी का दायित्व जिस तरीके से वैभव गहलोत ने संभाला, तो कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की कही जा सकती है। इस बार वैभव गहलोत की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही, इतनी सारी भीड़, तो कहीं ना कहीं एक तो वो बात। दूसरी बात, गजेंद्र सिंह शेखावत आए जरूर थे, कुछ टाइम के लिए दिखाई दिए, फिर वो चले गए। तो कई तरह की चीजें, आरएलपी भी इस बार मैदान में है, तो जो कंटेस्टेंट है वो बड़ा तगड़ा होने वाला है। जी ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवेंद्र, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। आपको लग रहा है कि जैसे ही कल वोटिंग खत्म होगी उसके बाद पहले चरण के तौर पर बाड़ेबंदी शुरू होगी? 3 चरण की वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अब चरणों में बाड़ेबंदी शुरू हो जाएगी। अब बिल्कुल बाड़ेबंदी तो मुझे लगता है कि चुनावों का कल्चर बन गई है। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद का हो, विधायकों का हो, सांसद का हो। सांसद में खैर कम बाड़ेबंदी देखने को मिलती है, लेकिन बाकी जो चुनाव है उनमें बाड़ेबंदी एक कल्चर बन गया है। तो जाहिर तौर पर जो ग्रामीण चुनाव है उनमें तो मारामारी ज़्यादा रहती है, बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला रहता है विजेंद्र। तो ज़रूर बाड़ेबंदी होगी और ये देखने वाली बात होगी कि बाड़ेबंदी का नेतृत्व कौन करता है, क्योंकि जो भी बाड़ेबंदी का नेतृत्व करेगा वो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी का प्रधान या जिला प्रमुख का उम्मीदवार भी होगा। तो जाहिर तौर पर पार्टी से इस तरह के मैसेज मिल भी रहे होंगे कि अगर बाड़ेबंदी करनी है तो नेतृत्व किसको करना है। मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो खर्चा किसको करना है, क्योंकि बिना खर्चे के तो बाड़ेबंदी होगी नहीं, अच्छे होटल में रखना पड़ेगा। और बाड़ेबंदी में कुछ उन लोगों की मौज भी हो जाती है जिनको अपनी जीत का पता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी चले जाते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया और बाद में पता चलता है कि वो चुनाव हार गए। तो बाड़ेबंदी की तैयारियां हैं। आज कल जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तब बाड़ेबंदी होगी। जयपुर में भी कई जगह हमारे पास सूचना आई है कि बाड़ेबंदी हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, रवि और लक्ष्मीकांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। आप बस ये सोचकर वोट डालिएगा कि आपके इलाके के विकास के लिए बेहतर कौन हो सकता है। नमस्कार।